गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, साइंस वन का सेकेंड पार्ट आधा हो गया था, आधा सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है अपघटन विच्छेदन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर करके देखिए, तुम्हारे यहाँ पे कट है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, जो रिएक्शन है वो कट नहीं है, अभिक्रिया वो तुम लोग को आएगा। तो ये देख लेते हैं क्या दिया है इसके अंदर। उपयुक्त कृति में एक ही अभिकारक शक्कर का दो पदार्थ से में विभाजन हुआ, सी व H2O। ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे क्या दिया है, अपघटन। अपघटन मतलब क्या, तुम्हारा मतलब एक से दो बन जाता है। ठीक है, एक अभिक्रियाकारक से तुम्हारा दो उत्पाद बन जाता है, तो उसको उपघटन कहते हैं। ठीक है, सादा अगर सिंपल भाषा में अगर बताया जाए तो तुम्हारा एक शक्कर मतलब एक तुम्हारा अभिक्रियाकारक से या अभिकारी से तुम्हारा दो उत्पाद बन जाता है, उसको उपघटन कहते हैं। और पहला जो था तुम्हारा कंबशन रिएक्शन CaH2O, देखो यहाँ पे दो चीज़ से एक बनता था। ठीक है, CaO प्लस H2O से तुम्हारा सिर्फ एक बनता था, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये दूसरा था। यहाँ पे उपघटन में, दूसरे रिएक्शन में, दूसरे अभिक्रिया में यहाँ पे एक से दो बनता है। ठीक है, C12H22O11 तुम्हारा ये क्या बन जाता है ऊष्मा देने पे, 12C प्लस 11H2O, कार्बन। ठीक है, कार्बन की निर्मित, और पानी जो रहता है तो बच जाता है। तो यहाँ पे कार्बन और तुम्हारा वाटर ऐसे दो उत्पाद निर्माण होते हैं। ठीक है, तुम्हारा शक्राइड दूसरा है C12H22O11। ठीक है, तुम्हारा जो ग्लूकोज का था वो दूसरा था C6H12O6। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, शकरा का अलग रहता है C12H22O11 और तुम्हारा ग्लूकोज का अलग रहता है C6H12O6। यहाँ पे क्या दिया आगे, जिस अभिक्रिया में एक ही अभिकारक पदार्थ रहता है और उससे दो अधिक उत्पाद निर्माण होते हैं। ठीक है, दो या उससे अधिक उत्पाद निर्माण होते हैं, ये अभिक्रिया को उपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उपघटन मतलब क्या, एक से मतलब विभाजित होना। ठीक है, इसलिए यहाँ पे तुम्हारा उपघटन भी दिया और विच्छेदन भी दिया। ठीक है, वहाँ पे विच्छेद मतलब अलग अलग हो जाते हैं, एक से दो डिवाइड हो जाते हैं। आगे दूसरा क्या दिया वो करके देखिए के अंदर, उपकरण दो परिक नली, बरक नली, बैंड ट्यूब, रबर कॉक, फिर बर्नर इत्यादि ये सब लेना है। फिर रासायनिक पदार्थ में क्या लेना है हमें, कैल्शियम कार्बोनेट, ताज़ा चूने का पानी, दो चीज़ लेना है। कृति के अंदर क्या बताया, कैसे करना है इसको बताया यहाँ पे। एक परत तली में थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट लीजिए। ठीक है, पहले जो तुम्हारा दिख रहा है जिसको गर्म किया है उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट लिया है। फिर रबर कॉक की सहायता से उसको परख नली से जोड़कर नलिका का दूसरा सिरा दूसरे परख नली के ताज़े चूने के पानी में डुबाए। ठीक है, पहले के अंदर देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है, फिर दूसरे में चूने का पानी दिया और दोनों को रबर कॉक की सहायता से बंद कर दिया। रबर कॉक में एक छोटा सा होल रहता है, तो उसी होल से तुम्हारा ये ऊपर का जो पाइप जैसा है उसको जॉइंट किया है। ठीक है, और बाद में एक को जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको ऊष्मा दिया है। यहाँ पे क्या दिया, फिर आगे नालिका को जोड़ के ताज़ा चूने की पानी में डुबोए। परख नली, ठीक है, डुबोए मतलब देखो अंदर डाला, ये ऊपर तक ही नहीं छोड़ा, अंदर डुबा के रखा है। फिर पहले परख नली में CaCO3 के चूर्ण को बर्नर की सहायता से, ठीक है, CaCO3 मतलब यही तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, C से तुम्हारा कैल्शियम और कार्बोनेट से CO3, बर्नर की सहायता से गर्म कीजिए। चूने का पानी दूधिया दिखाई देता है। ठीक है, चूने का पानी जो रहेगा वो तुम्हें दूधिया दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि क्या क्या यहाँ पे दिया है, उपयुक्त कृति में आपने देखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर उसका उपघटन होकर निर्माण हुई डाइऑक्साइड गैस के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ठीक है, क्या बताया इसके अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हारा ये गर्म हुआ, गर्म होने के कारण उसके अंदर से धुआं निकला। ठीक है, धुआं जो रहता है, धुएं के अंदर क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। ठीक है, और वही CO2 जब तुम लोग पानी में, चूने के पानी में जब मिल जाएगा तो वो दूधिया कलर का हो जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड का चूर्ण इत्यादि उत्पाद के रूप में पहली परख नली से बच रहा है। और इसी प्रकार एक और अभिक्रिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मंद गति में अपने आप उपघटन होकर पानी व ऑक्सीजन से विघटन होता है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, पहला तो तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट से तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल ही रहा है, साथ में मंद गति में मतलब एकदम स्लो रिएक्शन जो हो रहा है, धीरे धीरे रिएक्शन हो रहा है, उसके अंदर क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड मंद गति से अपना अपघटन होकर पानी के साथ विघटन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो आगे दिया है CaCO3। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड में है, फिर उसको गर्म किया। ठीक है, ऊपर हीट का दिया है, तुम लोगों को गर्म का दिया उष्मा का त्रिकोण के अंदर, तो तुम्हारा क्या बन जाता है यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो पानी के अंदर तुम्हारा हो जाता है और CO2 तुम्हारा गैस निकलता है। ठीक है, गैस रहता है इसलिए वो ऊपर की ओर दिखाया गया है। फिर आगे उसी में मंद गति में क्या बताया, आगे दिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, 2H2O, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्या निकलता है तुम्हारा, मंद गति से तुम्हारा वाटर और ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, वाटर जो रहता है लिक्विड में रहता है द्रव रूप में, और ऑक्सीजन वापस गैस में रहेगा O2, इसलिए वापस वो ऊपर की ओर एरो तीर की से दर्शाया गया है। ठीक है, फिर आगे ये थोड़ा सोचिए, थोड़ा याद कीजिए, कैंसिल है। आगे क्या दिया है,
आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि अम्ल युक्त पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पानी का अपघटन होकर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का गैस का निर्माण होता है। यह अपघटन विद्युत ऊर्जा की सहायता से ही होता है, इसलिए इसे अपघटन को विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या बताया इसके अंदर, तुम लोग को 9th स्टैंडर्ड में हो चुका है, ठीक है। ये वही यहाँ पे वापस याद दिलाया। क्या बोला है, जब वाटर को अगर विद्युत ऊर्जा से मतलब विद्युत ऊर्जा जब देते हैं उसको वाटर को, तो उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जो रहता है, दोनों अणु अलग अलग हो जाते हैं और दोनों गैस रूप में हो जाता है, ठीक है। तो द्रव रूप का तुम्हारा दोनों गैस रूप में हो जाता है, इसलिए दोनों ऊपर की ओर तीर बताया गया है। तो वही तुम्हारा हाइड्रोजन 2H2O दिया है, और सॉरी हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, मतलब पानी तुम्हारा दिया है 2H2O, और तुम्हारा वही विद्युत ऊर्जा देने से वो तुम्हारा विद्युत का उसके अंदर आया, ठीक है। जैसे ऊष्मा देते हैं उसे ही तुम लोग को इसमें विद्युत का ये दिया है, उसलिए यहाँ पे दिया है विद्युत उपघटन, ठीक है। क्योंकि ये उपघटन अभिक्रिया से उत्पन्न हुआ है, जैसे कि एक तुम्हारा अभिक्रिया कारक है और उससे दो उत्पाद निकला है, तो ये उपघटन अभिक्रिया हुआ। उसी प्रकार उपघटन की जगह पे यहाँ पे विद्युत ऊर्जा दी गई है इसके अंदर, ये रिएक्शन को होने के लिए, ठीक है, ये रिएक्शन को होने के लिए, इसलिए यहाँ पे विद्युत उपघटन ऐसा नाम दिया गया है। फिर आगे कहता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक पदार्थ से दो या अधिक उत्पाद प्राप्त होते हैं उसे अभिक्रिया को उपघटन कहते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जैसे बोला था मैंने, सिंपल भाषा में जो कहते हैं, एक अभिक्रिया से दो या दो से अधिक उत्पाद तैयार होता है, उसे डायरेक्ट उपघटन अभिक्रिया ऐसा कहते हैं। आगे क्या दिया है फिर, प्राकृतिक में हमारे चारों ओर ऐसी कई विघटन डिग्रेडेशन की प्रक्रिया हमेशा होती रहती है, ठीक है। क्या होता है, विघटन, ठीक है, आगे विघटन दिया वो, तो उसकी प्रक्रिया हमेशा होते रहते हैं। जैविक उत्सर्ग का सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन होकर खाद में बायोगैस बनती है, बायोगैस का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग को नहीं पता रहता, लेकिन कितना जो अभिक्रिया रहता है वो सब होते रहता है, ठीक है, हमारे जो मतलब पूरे सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में, प्राकृतिक में हमेशा ये सब उपघटन होते रहता है, ठीक है। जैसे जैविक उत्कर्ष, सूक्ष्म जीव उसको खराब करते हैं, खराब करने से फिर बायोगैस निर्मित है, बायोगैस से फिर तुम्हारा ईंधन का निर्मित होती है। फिर आगे दिया है तीसरा, ठीक है, 4 देखे थे हम लोगों ने, तीसरा यहाँ पे दिया है, 2 हो गए। तीसरा दिया यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर क्या दिया है, इस पार्ट के शुरुआत में आपने देखा कि कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में जस्ते का चूर्ण डालने पर जिंक सल्फेट का रंगहीन विलयन तैयार होता है, ठीक है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये देखा था, जब मतलब लेसन स्टार्ट हुआ तो तुम्हारा थोड़ा कैंसिल हुआ है, उसके अंदर दिया था ये। क्या दिया है इसके अंदर, कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में जस्ते का चूर्ण डालने से, ठीक है, जस्ते का चूर्ण डालते हो जब जिंक का, तो उसके अंदर जिंक सल्फेट रंगहीन, मतलब जिंक सल्फेट जो रहता है वो रंगहीन तैयार होकर बाहर ऊष्मा से बाहर निकलती है। अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण 3 देखो, इससे ये पता चलता है कि कॉपर सल्फेट Cu2+ आयन का स्थान Zn परमाणु के निर्माण हुआ, Zn2+ का आयन लेते तथा Cu2+ आयन का निर्माण हुआ। Cu परमाणु बाहर निकलते हैं, इसलिए Zn के कारण CuSO4+ Cu का विस्थापन होता है। क्या बताया इसके अंदर, Cu2+ आयन मतलब CuSO4 और जिंक जब उसके अंदर डालते हैं तो क्या होता है, Cu2+ वो अपना SO4 जो रहता है वो दे देता है, किसको दे देता है, जिंक को, ठीक है। और बाद में क्या होता है, जिंक जो रहता है वो भी अपना SO4 जो रहेगा वो Cu को दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों का बताया, दोनों आयन के अंदर निर्मित होता है। तो तुम्हारा CuSO4 में Cu लास्ट में बच जाता है और SO4 जो रहता है वो जिंक को दे देता है, ठीक है, जस्ते को दे देता है। जब एक यौगिक में स्थित कम क्रियाशील तत्व के आयन का स्थान दूसरे अधिक क्रियाशील तत्व आयन बनकर लेता है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बताया इसके अंदर, सिंपल फार्सी में आगे दिया है, कम या अधिक क्रियाशील तत्व की जानकारी हमें धातु विज्ञान इस पाठ में लेने वाले हैं। जस्ते की तरह लोहे व सीसा ये तत्व भी तांबे के रासायनिक में से तांबे का स्थापित करते हैं। क्या बताया इसके अंदर, एक से मतलब दूसरे को जब चला जाता है, जैसे कि CuSO4 से तुम्हारा Zn, ठीक है, तो एक मतलब एक कम क्रियाशील से जो ज़्यादा क्रियाशील वाला रहता है वो पदार्थ उसको ले लेता है, वो तुम्हारा क्या हो जाता है, ये इसके अंदर तुम्हारा विघटन, ठीक है, ये जो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं उसे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंग्लिश में बताए तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में बोले तो विस्थापन अभिक्रिया। तो वही आगे दिया है, नीचे दी गई अभिक्रिया को पूर्ण करो। CuSO4 एक्वियस, ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्वियस स्टेट में है, फिर प्लस Fe सॉलिड स्टेट में, ठीक है, ठोस रूप में। तो तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cu ऐसे ही रह जाएगा और FeSO4 हो जाएगा, ठीक है, 2 निकला। और फिर यहाँ पे CuSO4 से Pb, तो तुम्हारा जगह PbSO4 और CuSO4, ठीक है। अगर तुम लोग को डायरेक्ट अगर सिंपल भाषा में बोलेंगे, अगर इसको देखे जाएंगे तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा तुम्हारा, 2 से
दो का निर्मित होएगा, ठीक है। और तुम्हारा एक जो रहेगा सिंगल, मतलब सिंगल जैसे रहेगा, वो सिंगल से वो दूसरे को डबल का डबल हो जाएगा, ठीक है। जो मतलब पहले अभिक्रिया में जो सिंगल रहेगा वो तुम्हारा उत्पाद के अंदर डबल हो जाएगा, और जो तुम्हारा अभिक्रिया के अंदर जो डबल रहेगा वो उत्पाद के अंदर सिंगल हो जाएगा, ठीक है। उल्टा हो जाएगा, मतलब CuSO4 का Fe यहाँ पे सिंगल है तो Fe यहाँ पे FeSO4 हो जाएगा, और C यहाँ पे डबल है CuSO4, तो यहाँ पे सिर्फ Cu बच जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसके अंदर का एक अभिक्रिया के अंदर एक, मतलब जो अभिक्रिया है जो कम अभिक्रिया वाला है वो उससे दूसरे ज़्यादा अभिक्रिया वाले को चला जाएगा, ठीक है। और युग्म विस्थापन अभिक्रिया के अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, दोनों का हेरफेर हो जाएगा, ठीक है। देखो आगे देखते हैं क्या दिया इसके अंदर। अभिकारकों में सिल्वर तथा सोडियम आयन की अदला बदली होकर सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवशेष बनता है, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, सिल्वर तथा सोडियम आयन ये दोनों एक दूसरे से अदला बदली करते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर का थोड़ा पात उसके अंदर जाता है और उसके अंदर का थोड़ा पात पहले वाले के अंदर आ जाता है। क्या दिया इसके अंदर आगे, जिस अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थ के आयन की अदला बदली होकर अवशेष तैयार होता है उसी अभिक्रिया को युग्म विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है इसके अंदर, जो आयन अपनी अदला बदली करता है, ठीक है, और नया अवशेष तैयार करता है, दोनों मतलब नए नए अवशेष ही तैयार होंगे, तो वो उसको अभिक्रिया को युग्म विस्थापन अभिक्रिया ऐसा कहते हैं। एग्जाम्पल में आगे दिया है, बोरियम सल्फेट BaSO4 का विलयन में अपने पोटेशियम क्रोमेट से K2CrO4 डाला, तो ये कृति याद करो, ठीक है। हम लोगों ने ऊपर देखा था 1 2 3 करके था, बताया था पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि 5 कृति दिए थे, उसमें से 2 से 3 को नोट डाउन करने को बोला था, तो उसमें का ये तीसरा है। BaSO4 के विलयन में क्या बोला, पोटेशियम क्रोमेट का डालकर ये कृति हम लोगों ने किया था, तो उसके अंदर क्या हुआ था, निर्माण हुए अवशेष का रंग कैसा था, फिर अवशेष का नाम लिखिए, अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, और इस अभिक्रिया का आप विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, युग्म विस्थापन अभिक्रिया, क्या, ठीक है। यहाँ पे देखो BaSO4 और K2CrO4, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा तुम्हारा BaO3 था, ठीक है, BaO3 था, और तुम्हारा यहाँ पे CrSO4 था, ठीक है, सॉरी BaCrO4 था, और SO के अंदर K2SO4 था, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या हुआ, तुम्हारा दोनों चीज़ जो है वो अदला बदली हो गया, ठीक है। इसमें का CrO4 इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर का SO4 जो रहेगा वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, दोनों जो अपना आयन रहता है वो अपना अदला बदली करते हैं, इसके कारण इसको डबल मतलब युग्म विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो तुम्हारा एक ही हुआ, CuSO4 के अंदर SO4 सिर्फ Fe के पास गया और तुम्हारा Cu अलग अकेला बच गया, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, दोनों के अंदर एक दूसरे का आयन जो रहता है वो अदला बदली होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको युग्म विस्थापन अभिक्रिया, ये इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट और इसको डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों का आयन अदला बदली होता है। आगे क्या दिया है, ऊष्माग्राही और ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया, ठीक है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हम लोगों ने कल बताया था मैंने, तो इसके अंदर कुछ क्या कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हेरफेर होता है। क्या दिया इसके अंदर, विविध प्रक्रिया में तथा अभिक्रियाओं में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, इसलिए प्रक्रिया तथा अभिक्रिया के दो प्रकार प्रकट होते हैं, वे ऊष्माग्राही और ऊष्मा उन्मोची, ठीक है, ऊष्मा उन्मोची है। क्या बताया इसके अंदर, विविध प्रक्रिया मतलब जो अलग अलग अभिक्रिया रिएक्शन है उसके अंदर ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। देखो जैसे कि किस किस के अंदर क्या था, तुम जब मतलब रिएक्शन करते हो तो तीर के ऊपर ऊष्मा तुम लोग को दिखा रहा था, और किस किस के अंदर तुम्हारा उत्पाद के अंदर ऊष्मा निर्मित होती थी, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया है, अभिक्रिया के अंदर कभी ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, इसलिए जो इस प्रक्रिया में अभिक्रिया में जो तुम्हारा हाइड्रोजन रहता है उसका आदान प्रदान होता है ऊष्मा के साथ साथ, तो उसको ऊष्माग्राही और ऊष्मा उन्मोची ऐसा कहते हैं आदान और प्रदान के अंदर। पहले क्या दिया है, पहले ऊष्माग्राही व ऊष्मोन्मोची एक प्रक्रिया के उदाहरण देखेंगे, ठीक है। पहला देखेंगे बर्फ़ का पिघलना, दूसरा देखेंगे पोटेशियम नाइट्रेट का पानी में घुलना। सबसे पहला क्या दिया है, बर्फ़ का पिघलना और पोटेशियम नाइट्रेट का पानी में घुलना इस भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के लिए बाहर की ऊष्मा का उपयोग होता है, इसलिए ये प्रक्रिया ऊष्माग्राही है। क्या बताया इसके अंदर, जो बाहर से मतलब तुम लोग बाहर से जो ऊष्मा देते हो उसको यहाँ पे ऊष्माग्राही दिया गया है, क्योंकि बर्फ़ को पिघलना में भी तुम्हें बाहर की ऊष्मा लगती है और पोटेशियम नाइट्रेट को पानी में घोलने के लिए भी तुम्हें ऊष्मा लगता है, ठीक है। तो दोनों को ऊष्मा तुम लोग को बाहर से देना पड़ता है, मतलब बाहर से ऊष्मा उसको मिलती है रिएक्शन के अंदर, अभिक्रिया के अंदर, इसलिए इसको ऊष्माग्राही ऐसा नाम दिया गया। फिर क्या दिया है, पानी से बर्फ़ का बनाना और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पानी में घुलना, ठीक है। उल्टा दिया पे, पानी का बर्फ़ का बनना और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पानी में घुलना, तो इससे क्या होता है, ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। उस पर जो था तुम्हारा रासायनिक परिवर्तन था, ये तुम्हारा भौतिक परिवर्तन होते समय ऊष्मा मुक्त होती है, ठीक है। इसमें से ऊष्मा तुम्हारा निकलता है, इसलिए ये प्रक्रिया को ऊष्मा उन्मोची प्रक्रिया कहेंगे, ठीक है, समझा। जिसके अंदर तुम्हें ऊष्मा बाहर से मिलती है उसको रिएक्शन को करने के लिए, अभिक्रिया करने के लिए, उसको ऊष्माग्राही कहेंगे, और जिसके अंदर तुम्हारा ऊष्मा अंदर से निकलता है, ठीक है, रिएक्शन के समय ऊष्मा निकलता है, उसको ऊष्मा उन्मोची प्रक्रिया कहेंगे।
फिर आगे क्या दिया है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को पानी से तनु करने की प्रक्रिया से बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा बाहर निकल दी जाती है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, अम्ल पानी के तनु का प्रक्रिया करने से उसके अंदर बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी डालने से पानी का तत्व वाष्पीकरण होकर दुर्घटना हो सकती है। क्या होता है इसके अंदर, सल्फ्यूरिक अम्ल का भी जो हम लोग के लैब में रहता है। ठीक है, तुम लोग अगर साइंस लैब में अगर लेबोरेटरी अगर ये कॉलेज स्कूल चालू हुआ और तुम्हारा ये हुआ साइंस लैब का प्रैक्टिकल हुआ तो उसके अंदर देखोगे, लेकिन उसके अंदर जो रहता है तुम्हारा सल्फ्यूरिक अम्ल वो डाइल्यूटेड रहता है। ठीक है, वो मतलब बरोबर मात्रा में पानी डाल के उसको अच्छे से बरोबर ये किया रहता है, जिसके कारण तुम्हें मतलब कुछ हानि ना हो सके, उसको ऐसा बनाया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर एक साथ अगर पानी डाल दोगे तो उसके अंदर का फटाक से मतलब पानी जो रहेगा पूरा वाष्प के अंदर रूपांतरित हो सकता है, तो बड़ा विस्फोट भी हो सकता है। इसलिए उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे बूंद बूंद से उसको पानी डाल के उसको बरोबर डाइल्यूट बनाना पड़ता है। ये टालने के लिए आवश्यक उतना ही पानी कांच के बर्तन में लेकर उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर हिलाते, अर्थात एक ही समय में थोड़ी ऊष्मा बाहर निकलती है। क्या बोला इसके अंदर, थोड़ा सा पानी लेके उसके अंदर थोड़ा सा ड्रॉप जो रहता है वो उसके अंदर ये क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, उसके कारण क्या होता है थोड़ा सा ऊष्मा बाहर निकलता है, मतलब पानी धुआं जैसा निकलता है तो वो ऊष्मा निकलता है तो तभी कुछ भी हानि नहीं होएगा। ठीक है, हानि को टाला जा सकता है। फिर आगे क्या दिया है, ऊष्माग्राही और ऊष्मा उन्मोची प्रक्रिया करना। ठीक है, यहाँ पे प्रक्रिया करना क्या, तुम्हारा ये जो पहला है वो कैंसिल दिया है। ठीक है, अभिक्रिया ही कर सकते हैं हम लोग, इसके अंदर जो तुम्हारा प्रक्रिया है वो करना वो कैंसिल हुआ है इस बार। तो अभिक्रिया देखते क्या हुआ इसके अंदर, रासायनिक अभिक्रिया में भी ऊष्मा के आदान प्रदान के अनुसार कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया होती है और कुछ ऊष्माग्राही अभिक्रिया होती है। क्या होता है इसके अंदर, हम लोग ने ऊपर देखा रासायनिक और भौतिक, तो इसके अंदर क्या बताया, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भी ऊष्मा का आदान प्रदान होता है और उसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया भी होता है। ठीक है, ऊष्माग्राही भी होता है और ऊष्मा उन्मोची भी होता है। क्या होता है इसके अंदर आगे, ऊष्मा उन्मोची रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का रूपांतर उत्पाद में होता है, समय ऊष्मा मुक्त होती है। मतलब जब भी तुम्हारा क्या बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जब भी तुम्हारा उत्पाद के अंदर समय में जब ऊष्मा रहती है वो मुक्त होता है, तो आगे एग्जाम्पल में दिया है। ठीक है, ऊष्मा उन्मोची और ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया दोनों दिया है। ऊष्माग्राही रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का रूपांतर उत्पाद में होते समय पर्यावरण में ऊष्मा का अवशोषण होता है, यह बाहर की ऊष्मा दी जाती है उदाहरणार्थ। ठीक है, आगे क्या दिया है यहाँ पे देखो, तुम्हारा जब ऊष्माग्राही होएगा। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ दिया है। ठीक है, पहला जो रहेगा तुम्हारा ऊष्माग्राही अभिक्रिया रहेगा, फिर उसके बाद ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया रहेगा। ठीक है, इसके अंदर पहले के अंदर क्या दिया है, CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, इतने बार इसका एग्जाम्पल आया तो तुम्हें ये याद होना चाहिए। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और उसको ऊष्मा दिया है। ठीक है, तो ऊष्मा देने के बाद मतलब ये ऊष्माग्राही हो गया। ठीक है, ऊष्माग्राही हो गया, इसके अंदर क्या निकला तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से निकलता है। ठीक है, उसी प्रकार तुम्हारा दूसरा जैसे ऊष्मा उन्मोची है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब ऊष्मा उन्मोची, उसके अंदर क्या हुआ CaO + H2O अगर दिया। ठीक है, वो पानी के साथ मिक्स किया तो क्या हो जाएगा तुम्हारा CaOH2 प्लस ऊष्मा उसके अंदर से निकलेगा। मतलब जब रिएक्शन होएगा तो उसमें से ऊष्मा भी गरम निकलेगा, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का हम लोग ने ऊपर देखा उसी प्रकार इसके अंदर से भी ऊष्मा बाद में निकलेगा। ठीक है, तो ये समझ लो, अगर पहले ऊष्मा दिया जाएगा चाहे वो डैश पे रहे, मतलब तीर पे रहे या आगे रहे, तो वो ऊष्मा ग्राही रहेगा। और डायरेक्ट मतलब अगर डायरेक्ट बाद में जब ऊष्मा उत्पाद के अंदर तुम्हें ऊष्मा का निर्मित हुई तो ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया होगा। ठीक है, तुम्हारा मतलब कभी भी और ऐसे देखोगे, अगर ऊष्मा तुम्हारा पहले अगर रहा तो वहाँ पे तुम्हारा उत्पाद के अंदर ऑक्सीजन दिखेगा, और तुम्हारा पहले के अंदर जब मतलब ऊष्माग्राही के अंदर, ठीक है, ऊष्माग्राही के अंदर जब ऊष्मा दोगे तो उसके अंदर तुम्हारा उत्पाद के अंदर ऑक्सीजन हमेशा निकलेगा। और उसी प्रकार तुम्हारा ऊष्मा उन्मोची के अंदर अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर देखोगे तो उसके अंदर हमेशा पानी को आगे दिया जाएगा और ऊष्मा तुम्हारा उत्पाद के अंदर निकलेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी आगे चलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कितने स्पीड में रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो उसके अंदर भी तुम्हारा यहाँ पे 6 पॉइंट दिया है, वो कैंसिल है इस बार क्वेश्चन में रेडियो सिलेबस में। तो ये लेसन बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें से बहुत पार्ट कट किया है। ठीक है, क्योंकि बहुत मतलब एग्जाम्पल्स दिए इसके अंदर, तो तुम लोग को उसमें पढ़ने में टाइम निकल जाएगा, इसलिए इसमें से बहुत सारे पार्ट जो है वो कट किए। एक ये बनाऊँगा तुम लोग के लिए वीडियो जिसके अंदर 25% रेडियो सिलेबस है, वो बना के भेजूँगा। ठीक है, संडे तक होएगा। तो उपयुक्त उदाहरणों से ये पता चलता है कि कुछ अभिक्रिया कुछ ही समय में पूर्ण होती है, यानी तीव्र गति से होती है, तो कुछ अभिक्रिया का पूर्ण होने के लिए ज़्यादा समय लगता है, यानी मंद गति से होती है। इसका मतलब होता है कि भिन्न भिन्न अभिक्रिया की दर भी भिन्न भिन्न होती है। क्या होता है उपयुक्त उदाहरण, मतलब उदाहरण तो हम लोगों ने देखा नहीं, तो इसमें क्या दिया है, कुछ उदाहरण के अंदर मतलब
सॉरी कुछ कुछ उदाहरण के अंदर मतलब जैसे कि हम लोग ने ऊपर सब उदाहरण देखे तो उसके अंदर क्या बताया, वो सब उदाहरण के अंदर तुम्हारा अभिक्रिया किसके अंदर फास्ट होता है तो किसके अंदर स्लो होता है। ठीक है, तो तुम्हारा मतलब भिन्न भिन्न क्या बताया इसमें, भिन्न भिन्न अभिक्रिया के अंदर उसकी जो गति रहती है वो भी भिन्न भिन्न रहती है। किसका फास्ट रहता है, ठीक है, तो तुरंत मतलब अभिक्रिया रहता है, और किसके अंदर स्लो टाइम ज़्यादा टाइम लगता है तो उसको मंद गति अभिक्रिया ऐसा कहा जाता है। ठीक है, आगे क्या दिया यहाँ पे, एक ही रासायनिक अभिक्रिया परिस्थिति अनुसार अलग अलग दर से घटित हो सकती है। उदाहरण, ठंडे का मौसम में दूध से दही का जमाना समय अधिक लगता है तथा गर्मी के मौसम में दूध से दही जमाने में समय कम लगता है। ठीक है, और एक एग्जांपल क्या बताया, जैसे कि तुम्हारा ऊपर बताया भिन्न भिन्न मतलब अभिक्रिया के अंदर भिन्न भिन्न समय लगता है। ठीक है, भिन्न भिन्न गति रहता है, यहाँ पे दिखा। ठीक है, रेट ऑफ किसके अंदर मतलब अगर जैसे कि दूसरा केमिकल रिएक्शन है तो उसके लिए कम समय लग रहा है, तो दूसरा केमिकल रिएक्शन है उसके लिए ज़्यादा भी समय लग सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया, मौसम के हिसाब से, ठीक है, परिस्थिति के नाम से मतलब परिस्थिति अगर अनुकूल रहा तो उसके हिसाब से भी तुम्हारा एक ही रिएक्शन, एक ही अभिक्रिया के अंदर भी समय अलग अलग लगता है। जैसे कि एक ही रासायनिक अभिक्रिया क्या बताया यहाँ पे, ठंडे का मौसम रहा तो दूध से दही जमने के लिए समय ज़्यादा लगता है। उसी प्रकार वही अभिक्रिया वापस होने के लिए जो अगर गर्मी का मौसम रहा तो दूध से दही जमाने के लिए तुम्हें समय जो रहता है वो कम लगता है। ठीक है, जल्दी हो जाता है, मतलब कम लगता है मतलब जल्दी तुम्हारा दूध से दही बन जाता है, और ठंडे के समय में तुम्हारा दूध से दही जो बनता है उसमें टाइम अधिक लगता है, ज़्यादा लगता है। आगे क्या दिया है, रासायनिक अभिक्रिया के दर पर परिणाम करने वाले घटक कौन से, आइए देखते हैं। ठीक है, मतलब क्या क्या चीज़ जो है जिसके कारण उसके अंदर परिवर्तन होता है। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहला मौसम देखा। ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे आगे दिया है अब क ई के अंदर। ठीक है, ई के अंदर रासायनिक अभिक्रिया दर पर परिणाम करने वाले घटक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला क्या दिया है और के अंदर अभिकारकों का स्वरूप। ठीक है, उसका स्वरूप कैसा है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सॉलिड लिक्विड गैस कैसा है। ठीक है, धातु अधातु कैसा है वो दिया है। क्या दिया इसके अंदर, एल्यूमिनियम Al और जस्ता Zn। ठीक है, एल्यूमिनियम Al जस्ता जिंक Zn दिया है। ये धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसका अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, Al और Zn दोनों धातु पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर H2 गैस मुक्त होती है। ठीक है, दोनों मतलब धातु है, धातु के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो तुम्हारा हाइड्रोजन गैस जो रहता है वो मुक्त होती है। ठीक है, वो उसमें से गैस निकलता है। ये इन धातु के पानी में अदुलनशील लवण निर्माण होते हैं, परंतु जस्ते धातु की तुलना में एल्यूमिनियम धातु की अम्ल के साथ जल्दी अभिक्रिया करती है। क्या होता है, दोनों के अंदर रिएक्शन तो सेम होता है, लेकिन उसके अंदर परंतु क्या दिया है, तुलने में अगर जस्ते के तुलने में एल्यूमिनियम, तो वही बताया धातु का तुलना मतलब एल्यूमिनियम का जो रहता है वो अम्ल के साथ जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, मतलब दोनों धातु है लेकिन जस्ते के हिसाब से एल्यूमिनियम का रहता है उसका अभिक्रिया फास्ट हो जाता है। आगे दिया है रासायनिक अभिक्रिया का दर यह धातु के स्वरूप पर निर्भर करता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया जो रिएक्शन रहता है वो उसके धातु के स्वरूप मतलब किस प्रकार का धातु है उसके ऊपर निर्भर करता है। एल्यूमिनियम Al या जस्ते Zn की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, इसके लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ Al की अभिक्रिया का दर जस्ते Zn के साथ अभिक्रिया की दर अपेक्षा अधिक है। क्या होता है इसके अंदर, एल्यूमिनियम जो है वो उसका जो क्रियाशील है मतलब उसकी जो रिएक्टिविटी है, ठीक है, अभिक्रियाशील जो है क्रियाशील है वो अधिक है Zn जिंक जस्ते के हिसाब से, तो इसलिए उसकी जो अभिक्रिया है मतलब रिएक्शन जो होता है उसका फास्ट हो जाता है। ठीक है, जस्ते के हिसाब से एल्यूमिनियम की जो अभिक्रिया रहती है वो फास्ट हो जाती है। आगे क्या दिया है, अभिकारकों रिएक्टिव का स्वरूप या क्रियाशील रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। धातु की अभिक्रियाशीलता, इस विषय पर हम धातु विज्ञान इस पाठ के अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, धातु विज्ञान जो रहेगा उसके ऊपर और प्राप्त करेंगे इसके बारे में जानकारी कि उसकी क्रियाशील जो रहता है वो कैसे मापते हैं। ठीक है, तो ये क्या दिया, अभिकारकों की जो क्रियाशील रहती है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। एल्यूमिनियम का जो अभिक्रियाशील है, ठीक है, क्रियाशील है वो अधिक है और जस्ते का कम है, इसलिए तुम्हारा एल्यूमिनियम का जो रिएक्शन रहेगा अभिक्रिया रहेगी वो फास्ट हो जाएगा, और जिंक का जस्ते का जो रहेगा अभिक्रिया वो स्लो रहेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट अभिकारकों का स्वरूप हो गया। फिर आगे कृति के अंदर दिया है, दो परख नली के सामने वजन के शाहबादी फर्श के टुकड़े एवं बुरादे लीजिए, दोनों में 10 ml तक HCl को डालिए। कार्बन ऑक्साइड का गैस बुलबुला तीव्र गति से बनते या मंद गति से, इसका निरीक्षण कीजिए। ठीक है, उपकरण दिया है, दो परख नली एग्जाम्पल में बोला है। ठीक है, सिर्फ कृति करके देखो ऐसा बोला है, तुम्हारा जो भी प्रैक्टिकल होएगा तो उसके अंदर ये सब होएगा। आगे क्या दिया है, अभिकारकों के कण का आकार। ठीक है, अभी पहले अभिकारक था, अभी कण के आकार, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, क्या है इसके अंदर, उपयुक्त कृति में
आपके ध्यान में आया होगा कि शहबादी फर्श के टुकड़े के साथ CO2 के बुलबुले मंद गति से निर्माण होते हैं तथा चूरन के साथ बुलबुले शीघ्र गति से निर्माण होते हैं। क्या होता है इसके अंदर, तुम्हारा शहबादी जो फर्श का टुकड़ा है, ठीक है, वो उसके साथ CO2 के जो बुलबुले रहते हैं वो मंद गति मतलब धीरे धीरे होता है। उसी प्रकार अगर तुम्हें चूरन का बुलबुला शीघ्र गति से होता है, ठीक है, मतलब उसका निर्माण जो रहता है वो फास्ट होता है। तो इससे क्या पता चलता है, तुम्हारा जो फर्श का टुकड़ा रहता है वो थोड़ा बड़ा रहता है और तुम्हारा चूरन जो रहता है वो बहुत छोटा रहता है, ठीक है, वो मतलब उसकी जो आकार रहती है बहुत छोटी रहती है और तुम्हारा शहबादी फर्श का टुकड़ा रहता है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है। आगे क्या दिया है, उपयुक्त निरीक्षण से पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के कण के आकार पर भी निर्भर करती है। रासायनिक अभिक्रिया के भाग लगने वाले अभिक्रिया के कणों का आकार जितना छोटा होगा उतना ही अभिक्रिया की दर अधिक होगी। क्या होता है इसके अंदर कि उसकी जितनी आकार, जैसे बताया मैंने, तुम्हारा शहबादी फर्श का टुकड़ा जो है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, लेकिन उसी प्रकार चूरन का अगर आकार लोगे तो वो बहुत छोटा रहता है। तो इसमें वही बताया, अगर उसकी जो क्या बोलते हैं आकार जितना छोटा रहेगा उतना ही उसकी जो अभिक्रिया की मतलब टाइम रहेगा, वो दर जो रहेगा वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसका कम लगेगा टाइम, और अगर जितना बड़ा रहेगा उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। फिर आगे तीसरा दिया है अभिकारकों की सांद्र, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी मात्रा में लेते हैं उसका दिया। तनु और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के चूरन पर होने वाली अभिक्रिया पर विचार करेंगे। तनु अम्ल के साथ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट मिलने पर अभिक्रिया मंद गति होती है और कैल्शियम कार्बोनेट धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। ठीक है, क्या पता है इसके अंदर, पहला हम लोग ने ऊपर देखा रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब तनु के अम्ल से मिलने से कैल्शियम कार्बोनेट अगर दोनों मिल गए तो बहुत मंद गति धीरे धीरे से कैल्शियम कार्बोनेट रहता है वो अदृश्य मतलब धीरे धीरे गायब हो जाता है और उससे क्या निकलता है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 गैस बाहर निकलता है, ठीक है। बचता क्या, तुम्हारा कैल्शियम जो रहता है वो धीरे धीरे तनु अम्ल के साथ मिक्स हो जाता है और तुम्हारा जो CO3 रहता है, ठीक है, वो CO2 बन के गैस से मुक्त हो जाता है धीरे धीरे। परंतु सांद्र अम्ल के साथ अगर CO3, ठीक है, वो तनु अम्ल है, यहाँ पे सांद्र अगर अम्ल के साथ अगर CaCO3 तुम्हारा क्रिया होने पर CaCO3 शीघ्र अदृश्य हो जाता है, ठीक है। ऊपर पहले क्या दिया तुम्हारा तनु अम्लों के साथ, अगर तनु अम्ल लिया उसका जो मतलब अभिक्रिया सांद्र है, ठीक है, सांद्र तनु और ये सांद्र तुम्हारा सांद्र है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर तनु अम्ल लेंगे तो उसके साथ अभिक्रिया जो रहेगी वो मंद गति से होएगा, मतलब उसका जो गायब होने की रहेगी, जैसे कि इसके अंदर अभिक्रिया के अंदर क्या होता है CaCO3 अदृश्य हो जाता है। तो इसके अंदर अगर तुम्हारा CaCO3 अगर तनु अम्ल लिया तो धीरे धीरे उसका अदृश्य होने का रहता है अभिक्रिया, और अगर यहाँ पे अगर तुम लोगों ने ये ले लिया सांद्र अम्ल लिया तो यहाँ पे अभिक्रिया जो रहेगी CaCO3 का अदृश्य होने का वो फास्ट हो जाता है। तो क्या समझता है इससे हमें, तनु अम्ल की अपेक्षा सांद्र अम्ल की अभिक्रिया शीघ्र होती है, ठीक है। क्या होता है, तनु अम्ल की अपेक्षा सांद्र अम्ल की अभिक्रिया जो रहती है वो भी फास्ट रहता है, ठीक है। तीन हम लोग ने देखा, पहले क्या था तुम्हारा जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट रहता है, ठीक है, वो मतलब अगर कैसा रहेगा तुम्हारा कितना क्रियाशील रहेगा उसके ऊपर डिपेंड रहता है। सो जितना क्रियाशील रहेगा जितना फास्ट उतना फास्ट रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा। दूसरे के अंदर जो आकार रहेगा, ठीक है, उसके आकार के ऊपर भी डिपेंड रहता है, अभिकारकों के आकार के ऊपर, जितना ज़्यादा छोटा आकार रहेगा उतना फास्ट वो अभिक्रिया करेगा। और यहाँ पे तीसरा सांद्र, ठीक है, यहाँ पे सांद्र अम्ल अगर लोगे तो तुम्हारा शीघ्र अभिक्रिया जो रहेगी वो शीघ्र होएगा तनु अम्ल के हिसाब से। फिर यहाँ पे दिया आगे तुम्हारा अभिक्रिया का तापमान, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन के ऊपर भी डिपेंड रहता है। क्या दिया इसके अंदर, उपघटन अभिक्रिया या अभ्यास करते समय अपने चूने के पत्थर का उपघटन की कृति बर्नर द्वारा ऊष्मा देने से पूर्व चूने का पानी दूधिया नहीं होता, क्योंकि अभिक्रिया से दर शून्य होती है। ऊष्मा देने पर अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया होने से CO2 गैस का उत्पादन होता है। पता चलता है कि अभिक्रिया की दर ये तापमान पर निर्भर करती है, तापमान बढ़ने से अभिक्रिया की दर भी बढ़ती है, ठीक है। ऊपर हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट से तुम्हारे यहाँ पे दूसरे परख नली, ठीक है, जो टेढ़ा था उसके अंदर तुम्हें वो दे रहे थे तो उसके अंदर से बुलबुला और तुम्हारा दूधिया रंग का कलर का हो गया था, वही यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे आएगा भी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसको जैसे ऊष्मा दोगे तो वहाँ पे चूने का पानी जो रहेगा वो दूधिया रंग का हो जाएगा, ठीक है, चूने का पानी कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही यहाँ पे दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, फैक्टर ऑफ एक्टिंग,
तो यहाँ पे वही दिया है क्या इसके अंदर अभिक्रिया मतलब तापमान देने पर उसकी अभिक्रिया जो रहती है, उसकी स्पीड जो रहती है वो बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार टेम्परेचर पे डिपेंड है, कुछ कुछ अभिक्रिया रहती है उसके अंदर अगर तापमान दोगे तो तापमान जैसे फास्ट हो जाए। जैसे कि अभी ऊपर देखा हम लोग ने जो तुम्हारा दूध से दही बनने का है, ठीक है, उसके अंदर भी दूध से दही बनने का जो अभिक्रिया है वो ठंडे मौसम में टाइम लगता है और गर्म मौसम में तुरंत बन जाता है, ठीक है। तो वो भी इसका एक एग्जाम्पल तुम लोग ले सकते हो। फिर तुम्हारा उत्प्रेरक, ठीक है, कैटलिस्ट दिया है। अब ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है रिएक्शन के अंदर। क्या दिया है इसके अंदर? पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, KClO3, ठीक है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर उसका अपघटन मंद गति से होता है, ठीक है। अभी ऊपर देखा हम लोगों ने ऊष्मा देने से वो मतलब तापमान देने से उसका रिएक्शन फास्ट होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब किस किस पे मैंने बताया, मेंशन किया था किस किस पे, ठीक है। तो उसी प्रकार इसमें पोटेशियम क्लोराइड अगर KClO3 ले लोगे तो उसे गर्म करने से उसका अपघटन जो रहता है वो मंद गति से होता है, ठीक है। जैसे कि 2KClO3 लिया है तो उसका 2KCl बन जाता है और 3O2 वो धीरे धीरे होता है। तो क्या दिया है? कणों का आकार छोटा करके और अभिक्रिया का तापमान बढ़ाने पर भी उपयुक्त अभिक्रिया की दर नहीं बढ़ती। जैसे कि हम लोग ने ऊपर 3 देखे, ठीक है, क्या दिया? 4 देखा हम लोग ने ऊपर ई के अंदर, ठीक है। क्या देखा इसके अंदर कि पहला था तो तुम्हारा रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है, अभिकारकों के अंदर ऊपर डिपेंड रहता है, दूसरा आकार के ऊपर, तीसरा तुम्हारा जो तापमान रहता है उसके ऊपर, ठीक है। तो इसमें वही बताया क्या, सो तुम्हारा तापमान भी बढ़ाने से और उसका आकार भी छोटा लेने से ये जो चीज़ रहता है वो मंदगति रहता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ बदलाव नहीं होता है। तो वही दिया है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MnO2 की उपस्थिति में KClO3 की शीघ्र गति से उपघटन होकर O2 गैस मुक्त होता है, ठीक है। अगर समझो यही KClO3 लोगे और उसके अंदर मतलब MnO2 मैग्नीस डाइऑक्साइड अगर उसके साथ रखोगे अभिक्रिया के साथ, तो तुम्हारा जो अभिक्रिया रहेगा वो मंद गति से बहुत तीव्र गति का हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया में MnO2 में किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। मतलब क्या दिखा है इसके अंदर, KClO3 के अंदर तब तुम समझो MnO2 डाला तो MnO2 जो रहता है वो MnO2 ही रहेगा और तुम्हारा जो रिएक्शन रहेगा KClO3 के साथ KCl निकलता है और O2 तुम्हारा उपघटन उत्पाद के अंदर आता है तो वो भी सेम ही रहेगा। मतलब उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, कोई भी अभिक्रिया के अंदर पार्ट लेते हुए भी लेकिन उसके अंदर ना ही वो इसके अंदर दिखेगा, मतलब ना ही क्या बोलते हैं अभिक्रिया कारक के अंदर दिखेगा, ना ही वो उत्पाद के अंदर दिखेगा, ठीक है। दोनों दाईं ओर भी नहीं दिखेगा, बाईं ओर भी नहीं दिखेगा, लेकिन वो अभिक्रिया के अंदर पार्ट लेगा, ठीक है। तो उसी को तुम्हें यहाँ पे बताया गया। आगे क्या दिया है? वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्रा में रासायनिक अभिक्रिया की दर परिवर्तित होता है परंतु उस पदार्थ में किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। वही दिया यहाँ पे, मतलब किसी साइड में पार्ट नहीं रहता है, इसलिए कभी भी जो उत्प्रेरक रहता है वो तुम्हें ऊपर जो तीर दर्शाया जैसे कि तुम्हारा ट्रायंगल ऊष्मा बताया था उसी प्रकार इसको दर्शाते हैं, ठीक है, उसी के अंदर इसको डालते हैं। ओके, तो आज हम लोग अपना चैप्टर यहीं पे खलास करते हैं, बाकी का जो रहेगा वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन है वो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।